शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। कल डीग जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। गिरिराज जी के शरण में अपना जन्मदिन मनाएंगे। मुखारविंद मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। श्रीनाथ जी मंदिर में भी दर्शन करेंगे सीएम। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 250 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो कल मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर डीग जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। भरतपुर के डीग जिले में रहेंगे मुख्यमंत्री। कल डीग जिले में मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम रहने वाला है। गिरिराज जी के शरण में अपना जन्मदिन मुख्यमंत्री मनाएंगे और कल कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी सीएम की ओर से किया जाएगा। मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 250 करोड़ के विकास कार्य ऐसे हैं जिनका शिलान्यास कल मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो कल मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में डीग जिले के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। बड़ी खबर जयपुर से है, जहां डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एसओजी ने गैंग के शामिल 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 23 लाख रुपए, 27 मोबाइल फोन, 43 डेबिट कार्ड, बैंक चेकबुक, पासबुक बरामद किए हैं। गैंग के सदस्यों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का होना बताकर अजमेर की बुजुर्ग महिला से 80 लाख रुपए की ठगी की थी। तो राजस्थान एसओजी की यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डिजिटल अरेस्ट करने वाली गैंग का पर्दाफाश। 15 बदमाश हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। 23 लाख कैश मिला है। 27 मोबाइल फोन भी इन बदमाशों से बरामद किए हैं। 43 डेबिट कार्ड हैं। बैंक चेकबुक भी इन लोगों से जब्त की गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर की बुजुर्ग महिला के साथ इन लोगों ने ठगी की थी। 80 लाख रुपए की ठगी महिला के साथ इन लोगों ने की थी। तो डिजिटल अरेस्ट करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बूंदी जिले में नाबालिग बेटियों की खरीद फरोख्त के मामले बढ़ रहे हैं और 5 दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना जिले की 13 वर्षीय नाबालिग को 1 लाख रुपए में रायथल थाना इलाके के गांव में बेचने का मामला आया सामने। ये रिपोर्ट देखिए। गुना जिले की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका को बूंदी के रायथल इलाके में 1 लाख रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता को 3 दिनों तक बंधक बनाया गया। एक युवक ने दुष्कर्म भी किया। बच्ची ने विरोध किया तो उसे डराया गया, धमकाया गया, मारपीट भी की गई। बच्ची मौका पाकर वहां से भागकर रात को कोटा खटकड़ रोड पहुंची। यहाँ लोगों ने बच्ची को अकेला देखकर उसे रोका। बाद में रायथल पुलिस को अवगत करवाया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो पीड़िता ने घटनाक्रम के बारे में बताया। थाने में महिला पुलिस भी नहीं थी। पुलिस के द्वारा रात्रि में सूचना दी गई कि एक मध्य प्रदेश की बालिका है और जिसे उसके चाचा चाची जो रिश्ते में लगते हैं, बालिका को घर से ले आए और यहाँ पर बूंदी जिले के किसी गांव में उस बालिका को 1 लाख रुपए में बेचा है। बहरहाल पुलिस कर्मियों ने बच्ची को थाने ले जाने की जगह तत्काल बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार को घटना की जानकारी दी। पीड़िता को लेकर 2 बजे बाल कल्याण समिति सदस्य के पास पहुंचे। यहां समिति ने बच्ची को अपनी देखरेख में लेकर काउंसलिंग की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रायथल थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि दुष्कर्म खरीद फरोख्त का मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। 2 कारों में भिड़ंत। तेज रफ्तार से आ रही दोनों कार, एक कार ठेले पर टकराई है, दूसरी कार क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को रास्ते से हटाया है। मौके पर भारी लोगों की भीड़ जमा है। गनीमत यही रही कि किसी की जान नहीं गई है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर भीलवाड़ा में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। तस्वीर आप देख सकते हैं। 2 कार आपस में ही भिड़ गई है। बड़ी खबर यह है कि 2 कारों में भीषण टक्कर हुई है। रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर आपस में ये 2 कार भिड़ गई हैं। तेज रफ्तार से आ रही थी ये दोनों कारें। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि एक कार पास में रखे ठेले में जा टकराई और दूसरी कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को रास्ते से हटाया। गनीमत यही रही कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है।
लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम ने शनिवार को अलवर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बेगम ने कहा है कि गहलोत सरकार करोड़ों रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी। भजनलाल सरकार ने राजस्थान की साख बचाने के लिए उस कर्ज को चुकाया है। पर्याप्त बिजली मिल रही है। आने वाले समय में भी उद्योगों को और बेहतर बिजली मिलेगी। इसके लिए सरकार ने बिजली कंपनियों से कई समझौते किए हैं। राजस्थान अपराध के नंबर में 1 हो गया था, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। महिला अपराध हो या ऑनलाइन ठगी की घटनाएं, सभी पर लगाम लगी है। बेगम ने कहा है कि 17 तारीख राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन राजस्थान को लेकर कई फैसले होंगे और फैसलों का सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। अभी आप सब देख रहे होंगे कि पिछले 9 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों को, और मैं ये कहूं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो कहा कि हम प्रतिवर्ष जनता को इसका हिसाब देंगे। सबसे बड़ा काम 9 दिसंबर से 11 दिसंबर राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ के एमओयू देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित कर यहां निवेश सुनिश्चित करने के लिए सफलतम आयोजन किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ के मौके पर आए तो उन्होंने राजस्थान सरकार के किए गए कार्यों की और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की टीम की जो मुक्त कंठ से प्रशंसा की, उससे निश्चित रूप से ये साबित हुआ है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान को गतिमान बनाते हुए विकसित राजस्थान की ओर लेकर जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को उदयपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत की। महिला सुरक्षा के मद्देनजर रोडवेज बस में पैनिक बटन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट 11 करोड़ का होगा। ये रिपोर्ट देखिए। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार होता है, उस स्थान पर सदैव देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिला सम्मेलन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के कार्य को किया जा रहा है। संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए गए थे वो एक एक वायदा पूरा करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछला एक साल प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के और कल्याण के लिए समर्पित रहा है। और जो हमने कहा था कि हमारे प्रदेश की महिला सशक्त होगी, हमारी महिला आगे बढ़ेगी, आज मैं देख रहा हूं कि वो हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दूध की सरकार ने व्यवस्था की है। लखपति दीदियों का भी सम्मान किया है। 10,000 स्वयं सहायता समूह में प्रति समूह 15,000 राशि ट्रांसफर की है। 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि भेज दी है। 27 लाख महिलाओं को गैस सब्सिडी की राशि भी ट्रांसफर की है। हमारी सरकार बनते ही हमने 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि हमारी 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने वायदा किया था कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर हर परिवार पात्र को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया था। आज हमने 27 लाख महिलाओं को सिलेंडर की सब्सिडी राशि हस्तांतरित करने का काम भी हमने आज आपके सामने किया है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10% से बढ़ाकर 9,581 रुपए किया। सहायिकाओं का 5,590 रुपए, शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं को 4,554 रुपए कर दिया है। अलबत्ता सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय महिला अपराध से राजस्थान बदनाम रहा था। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि महिला अपराध को लेकर कार्रवाई करेंगे। सरकार बनते ही इस पर काम शुरू कर दिया। पिछली सरकार के समय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहा। उस समय महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध होते रहते थे। हमने हमारे
संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा है कि हमारी सरकार बनते ही हमने इस क्षेत्र में काम भी किया है। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ रोकने के लिए भी रात के समय पेट्रोलिंग शुरू की। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे का ऐप भी शुरू किया। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप सब हमारी यहाँ द्रोण दीदियां भी हैं, लखपति दीदियां भी हैं, जो कि बहुत जल्दी करोड़पति दीदियां भी बनेंगी। बिल्कुल, आप अगर सरकार के साथ, ये सरकार जिसने खजाने की चाबी एक महिला को दी है वित्त मंत्री बना के, तो मैं तो हर बजट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ देने वाली हूँ। पैनिक बटन बस के अंदर सीट के पास लगाए जाएंगे। पैनिक बटन को दबाने पर बस की लोकेशन के साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर की जानकारी रोडवेज के मुख्यालय पर बनाए गए कमांड सेंटर पर जाएगी। साथ ही जहां की बस है वहां के मुख्य प्रबंधक संचालक और अन्य अधिकारियों के मोबाइल पर अलार्म बजने के साथ ही जानकारी शेयर हो जाएगी। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। दौसा जिले में लगातार परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे, जिसके चलते अब लोग परिवहन विभाग के कर्मचारियों की हर गतिविधि को कैमरे में कैद करने लगे हैं। ताजा मामला जिले के लालसोट क्षेत्र में स्थित बड़का पाड़े में का है, जहां वीडियो में एक युवक ने परिवहन इंस्पेक्टर मुफ्ता सोनी का वीडियो बनाते हुए उन पर एक्सप्रेस वे पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। वहीं आरटीओ अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। प्रदेश की करीब 230 एडवोकेट बार में शुक्रवार को हुए प्रदेश के जिला बार एसोसिएशन के परिणाम शुक्रवार को ही आ गए थे। खबर से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। लोकेश शर्मा विमला बिश्नोई को अरेस्ट किया गया है। दोनों को 17 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया है। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर एसओजी ने 2 और आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है, जिसमें लोकेश शर्मा है, विमला बिश्नोई है, जिसे अरेस्ट किया गया है। 17 दिसंबर तक इन्हें रिमांड पर लिया गया है। तो पेपर लीक मामले में लगातार एसओजी की ओर से कार्रवाई जारी है। और इस बीच ये बड़ी खबर यह है कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी तक इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर बाड़मेर से है, जहां पुलिस से बचने के लिए हथियार सप्लायर तांत्रिक बन गया। भनक लगी तो पुलिस वेश बदलकर पीड़ित बनकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक पुलिसकर्मी के बाल पकड़कर तंत्र मंत्र करने लगा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी का असली नाम पुकारा तो वो घबरा गया, जिसके बाद पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ लिया। साइक्लोनर टीम ने 25,000 रुपए के वांटेड भीमदान को नागौर से गिरफ्तार किया। भीमदान 5 साल से फरार था, जिसके खिलाफ 3 जिले जिसमें बीकानेर, चूरू, जैसलमेर है, हथियार लूट, सप्लाई, डकैती के 12 मामले उस पर दर्ज हैं। तो देखिए आप किस तरीके से तांत्रिक को पकड़ा गया। यह कहानी है ऐसे अपराधी की पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिसके दिल में क्रोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। शोध पूरा हुआ नहीं हुआ ये तो वही बता पाएगा, और उस आग में उसका पूरा जीवन होम हो गया। हत्या की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा, और हथियार से बदला तो नहीं ले पाया और बहुत सारे पैसे कमा लिए। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जादू टोना सीखा। उनके जीवन में शांति आई या नहीं आई ये तो नहीं मालूम, और दूसरों को जीवन में शांति लाने के नाम पर बेवकूफ बनाने का धंधा चल गया। प्रदेश के करीब 230 एडवोकेट बार में शुक्रवार को हुए प्रदेश के जिला बार एसोसिएशन के परिणाम शुक्रवार को ही आ गए थे। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, दी बार एसोसिएशन जयपुर,
दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित प्रदेश के करीब 230 पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव के बाद शनिवार को नतीजे आए। इस चुनाव में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार महेंद्र शांडिल्य चुनाव जीते। इधर रिजल्ट की घोषणा होने के बाद शांडिल्य ने समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया और बाद में विजय जुलूस निकाला। अध्यक्ष पद पर महेंद्र शांडिल्य को मिले 1664 वोट, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजीव कुमार को 1453 वोट मिले। महासचिव पद पर रमित पारिक को 1480 वोट मिले। आप किस प्रकार से अब क्या प्रायोरिटीज आपकी रहने वाली है? वकीलों की मैं वकीलों से चुनाव में कोई वादा नहीं करता और अभी भी नहीं करूंगा। इन सबको मालूम है मुझे क्या करना है और मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन ये जिस प्रकार का जोश आपके प्रति इन तमाम कोई जोश नहीं है, ये साइलेंट विश्वास है मेरे प्रति और वो आज का नहीं है, पिछले 5 साल से सब लोग देख रहे हैं। देखिए, जीत जो है हम अधिवक्ताओं की जीत है। सभी अधिवक्तागण का मुझे प्रेम मिला, चाहे वो सीनियर्स हो, चाहे मेरे साथी अधिवक्ता या मेरे से छोटे यंग अधिवक्ता हो, सभी का पूर्ण सहयोग मिला, सभी का पूर्ण आशीर्वाद मिला। जहाँ तक आप एजेंडे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला तो है कि बार और बेंच में हम कंडीशन सुधार सकें, और दूसरा ये कि 2013 के बाद से चैम्बर्स का आवंटन नहीं हुआ है। कोई चैम्बर्स या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर यंग अधिवक्ता जो है वो बैठकर अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सके। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में केटी गुप्ता स्मृति व्याख्यान की कड़ी में इंसान के लंबी उम्र के अहम बिंदु पर बात की गई। अमेरिका न्यूयॉर्क से आए प्रोफेसर नीर ब्राजिलाई ने अपने भाषण में कई अहम बिंदुओं को बताया। ये रिपोर्ट देखिए। भले ही हमें 100 साल या इससे ज्यादा की आयु पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगता हो, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। हम अपनी आम जिंदगी को सामान्य बदलाव कर लंबी उम्र पा सकते हैं। शोध के नतीजों के मुताबिक कम और पौष्टिक खाने के अलावा रोजाना 1 घंटे की कसरत या 9 से 10 किलोमीटर की वॉक सभी लोगों के सोशल लाइफ को बेहतर बनाने और लंबी उम्र पाने के मूल बिंदु हैं। ज़िंदगी बहुत अहम चीज़ है और उसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी 2 चीज़ें हैं। तो हमको अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करनी है क्वांटिटी के साथ। सिर्फ क्वांटिटी के साथ हमारा मकसद हल नहीं होता। आई कैन बी ओल्ड, बूढ़ा हो जाऊंगा मैं, लेकिन अगर मैं उसमें क्वालिटी नहीं डालूंगा इट डज नॉट सर्व अ पर्पस। तो इसलिए हमारे को जो बोला इन्होंने कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, विच इंक्लूड्स exercise, which includes a nutritious, good diet, a good sleep, a healthy mind and a healthy life, which you have to do that. प्रोफेसर नीर ब्राजिलाई ने कहा, हालांकि इंटरनेट मोबाइल के असर पर पूरी तरह से अलग से शोध किया जाना चाहिए, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग हमें उन सभी बिंदुओं पर काम करने से रोकता है जिससे अपने गुणवत्तापूर्ण जीवन को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही खाने का व्यवहार और आम जिंदगी में ली जा रही दवाओं के असर को भी परखा जा रहा है। हर मुल्क के अपने अलग भौगोलिक हालात हैं, लेकिन डायबिटीज में शुगर कंट्रोल के लिए दी जाने वाली दवा मेटफॉर्मिन के असर एजिंग रोकने में मददगार होते नजर आए हैं। So I was basically talking about the principle that aging is something that we can do something about. And not only we can do something about, we should do it before we get sick, not after we get sick. Because the concept is that this aging that we can see, we see who's old and who's young, it's in all our cells. This aging is what drives diseases. So rather than wait for diseases, let's target the process of aging, let's prevent the diseases. प्रोफेसर नीर ब्राजिलाई ने कहा कि हालांकि इंटरनेट मोबाइल के असर पर पूरी तरह से अलग से रिसर्च की जानी चाहिए, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मोबाइल के उपयोग के हमारे वर्तमान तरीके दीर्घायु प्राप्त करने में बाधक हैं। अपराध की दुनिया में खौफ का पर्याय रहे आनंदपाल ने कभी दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए जिस जमीन पर टॉर्चर रूम बना रखा था, अब उसी जमीन पर बेटियां पढ़ाई करेंगी। आनंदपाल के कब्जे वाली इस जमीन को सरकार ने काफी पहले कुर्क करके अपने कब्जे में ले लिया था, जिस पर अब बालिकाओं के लिए कॉलेज खुल गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
जरायम की दुनिया में गैंगस्टर्स का जब भी जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, वो है गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का। लेकिन कहते हैं ना, अपराध और अपराधी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। आनंदपाल के साथ भी कुछ यही हुआ है। – 2017 में चूरू में एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत हो गई, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसकी बेहिसाब संपत्तियों को कुर्क करना शुरू कर दिया था। इन्हीं संपत्तियों में से एक थी डीडवाना जिले से 40 किलोमीटर दूर लाडनू में, जहां आनंदपाल की करीब 8 बीघा जमीन थी। वो खौफनाक जमीन जहां कभी कोई आम आदमी जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। इसकी वजह थी खास डिजाइन कर तैयार करवाई गई थी 2 मंजिला बिल्डिंग। में हम आपको दिखाएंगे गैंगस्टर आनंदपाल का वो घर जिसे बंकर नुमा बनाया गया था, जिसे किले का रूप दिया गया था, और बताया जा रहा है कि इसी 2 मंजिला भवन को आनंदपाल ने किले के रूप में बनाया था। और चूंकि गैंगवार में लगभग आनंदपाल को कहीं ना कहीं आशंका थी कि कभी भी हमला हो सकता है, या फिर गैंगवार में राइवलरी गैंग के बदमाशों को पकड़ करके, दुश्मनों को पकड़ करके यातना देने का जो काम था, पुलिस का ऐसा दावा है कि वो इसी मकान में कहीं ना कहीं किया जाता था। आज भी ये 2 मंजिला इमारत निर्माणाधीन है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसको सुरक्षा के नाते आनंदपाल ने इसका कदर तैयार करवाया था कि इसकी जालियां और इसके जो खिड़कियां उसको आप देख सकते हैं कि यदि कहीं बाहर से फायरिंग भी हो, कोई गोलीबारी भी हो, तो एक भी गोली इन खिड़कियों को भेद करके अंदर ना जा सके। आनंदपाल का किला नुमा हाउस, जिसमें उसकी इजाजत के बगैर कोई घुस भी नहीं सकता था। पुलिस के दावों की माने तो ये एक टॉर्चर हाउस भी था, जिसे आनंदपाल ने बंकर नुमा डिजाइन करवाया था। कि ये टॉर्चर हाउस के रूप में यूज किया जाता था जी। और चूंकि अब ये बिल्डिंग सरकार ने यहाँ कॉलेज बना दिया है, कन्या महाविद्यालय यहाँ शुरू होना है जी। और थोड़ा बहुत जो भी इनमें आम जनता में था वही कुछ भय था, लेकिन ऐसा अब कुछ है नहीं। हमारे को जो अधिकारियों ने निर्देश दिए उसकी पालना में अब सारा ये चल रहा है। इस बंकर नुमा घर के तहखाने में छोटी छोटी कोठरियां बनी थी और वहां छत पर लोहे के 2 कड़े लगाए गए थे, जहां कभी केस के गवाहों या फिर राइवलरी गैंग के बदमाशों को पकड़कर लाया जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। आनंदपाल का होता है। मैं आपको इसी बिल्डिंग की ग्राउंड जो बेसमेंट है वहां लेके चलता हूं। देखिए अंदर भी यहाँ पर 2 जो सीढ़ी नुमा है, जहां पर कोठरियां यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी दुर्गंध यहाँ पर है, चूँकि बहुत लंबे समय से बंद है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि चमकादड़ों का ये जो फिलहाल ये आशियाना, ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी दुर्गंध यहाँ पर आ रही है। जगह जगह पर ये छोटी छोटी कोठरियाँ जो यहाँ पर बनाई हुई है, जिन्हें संभवतः ऐसा पुलिस का दावा था कि जांच के दौरान जब सामने आई तथ्य कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी को टॉर्चर के रूप में, टॉर्चर के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई। तो फिलहाल हम दिखा रहे हैं आनंदपाल का टॉर्चर हाउस, आनंदपाल का किला, जिसको आनंदपाल ने राइवलरी गैंग को निपटने के लिए बनाया था। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।